कि बिजली, सड़क, पानी जो बुनियादी मुद्दे हैं उनका मसला है। देश की हालत ये है भुखमरी की कि 80% लोगों को राशन सरकार को मुफ्त में देना पड़ रहा है। रोज़गार का हालत ये है कि कहा इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे और हर साल तकरीबन 1 करोड़ और 50 लाख के करीब में लोग नौकरियों से बेरोज़गार होते जा रहे हैं, उनकी नौकरियाँ छिनती जा रही है। तो देश तराई-तराई कर रहा है और इस हालात में इनको पता है कि जब लोग लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं इस पे लोग मांग करना शुरू करेंगे, इसकी बात करना शुरू करेंगे, तो इन्होंने पूरी राजनीति का जो अपना चक्कर है वो हिंदू मुस्लिम पे ला दिया। सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, मस्जिदों के नीचे ये खुदाई करना चाह रहे हैं। आज पूरी दुनिया में खुदाई हो रही है, कहीं पे लिथियम की खुदाई हो रही है, कहीं सोने की खुदाई हो रही है, कहीं तेल की खुदाई हो रही है। भारतवर्ष जो मोदी जी कहते हैं कि हम पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, आज का भारत सबसे मजबूत भारत है, पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा भारत। और भारत नेतृत्व इस तरह से करेगा कि मस्जिदें खोदने की तैयारियाँ हो रही हैं, जो पुराने देश के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उन्हें खोदकर वहाँ से नए नए शगुफे निकालने की तैयारियाँ हो रही हैं। तो ये देश और दुनिया के सामने है कि ये जो सरकार है मौजूदा, ये पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और जो हम दो और हमारे दो, आप समझ गए होंगे, जो सरकार में हम दो और उनके जो हमारे दो बिजनेसमैन हैं देश में, जिनका देश की हर चीज़ पर आज की तारीख में कब्जा है, उनका कब्जा जमाए रखने के लिए देश को हिंदू मुस्लिम में, सांप्रदायिकता में लड़ाए रखो, जातिवाद में, धर्म की राजनीति में लड़ाए रखो और सत्ता पे राज करो। अच्छा सर, जैसे आपने ये कहा कि मस्जिदों के नीचे मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, तो एक वीडियो वायरल हुआ था मोहन भागवत जी का, जो आरएसएस के प्रमुख है। उन्होंने भी कहा कि अब ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मस्जिदों के नीचे ही मंदिरों को क्यों जोड़ा जाता है। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक और सामाजिक जिसके अंदर सूझबूझ होगी, वो इस तरह की बात करेगा। आरएसएस से हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है, आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं। पर कभी कभार ये होता है कि ऊपर वाला, हम अल्लाह कहते हैं, वो भगवान कहते हैं, कब किसको सद्बुद्धि दे दे और किससे किस तरह की अच्छी बात कहलवा दे, किसी को नहीं पता। तो इसलिए कहा भी जाता है कि कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और कभी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा है, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इनकी अंदरूनी, अक्सर ये खबरों में भी आता है कि अंदरूनी आरएसएस और भाजपा की आपस में वो चीज़ें चल रही हैं। पर जो भी है, मोहन भागवत जी के इस बयान को सब लोग तस्लीम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर आप देश को तरक्की पे ले जाना चाहते हैं, देश के बुनियादी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, विश्व में देश को एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के मुद्दों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं नहीं जानता कि आरएसएस, जो कि भाजपा की पेरेंट बॉडी कही जाती है, भाजपा के लोग और भाजपा सरकार के लोग इस बात को मोहन भागवत जी के मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर एक सिर्फ शगुफा है, एक बयानबाजी है, ये तो कुछ दिन में सामने आ जाएगा। पर इस बयान का स्वागत योग्य है, ये बयान, इसका स्वागत करना चाहिए। हालांकि जो आज जो नफरत की राजनीति हो रही है देश में, जो सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है, इसकी कहीं ना कहीं जनक आरएसएस और ये सब कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से एक पार्लियामेंट हाउस है कि पहले रोडों के ऊपर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिस तरीके से रोडों पे लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस की जो उसकी मान मर्यादा है वो ख़त्म होते जा रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों से, कई दिनों से संविधान को लेकर जो टिप्पणियाँ हुई, उस पर जो पूरे भारतवर्ष में प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में भारत की जो पहचान थी, वो गांधी जी के जो सबसे बड़े जो मंत्र था गांधी जी का, अहिंसा, सौहार्द, सहिष्णुता, और जो भारत की जो पहचान थी वसुदेव कुटुंबकम की, यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत थी। और हम दुनिया के जो तमाम इस तरह के देश थे जहाँ तानाशाही थी, उनको हम ये सबक देते थे, उनको हम ये पाठ पढ़ाते थे कि देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और यहाँ पे जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग रह रहे हैं और मिलजुल कर एक होकर रहते थे। ये जो खूबसूरती थी इस मुल्क की, इस देश की, इस सरकार ने उसको भी दूषित कर दिया। आज आप देखिए कि जो गांधी का देश था, जो अहिंसा का देश था, आज उसका जो लोकतंत्र का मंदिर ये कहते हैं, जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है हमारा संसद भवन में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद भवन में जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और धक्का मुक्की उससे हो रही है। फिर आप देख रहे हैं कि भाजपा के 2 सांसद आईसीयू में लेटे हुए हैं और रोज़ाना उनकी जिस तरह तस्वीर आ रही है, पट्टी बढ़ती जा रही है, पहले छोटी पट्टी लगी, फिर बड़ी हो रही है। तो एक खेल और एक पूरा मजाक बन गया दुनिया के सामने। भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। पर कहीं ना कहीं ये एक वजह और भी है कि जिस तरह से पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया बाबा भीमराव अम्बेडकर पे,
कि उसके बाद पूरे देश में एक अलग सी एक क्रांति खड़ी हो गई। हर वर्ग इस बात का विरोध करने लगा, अमित शाह जी से माफ़ी की मांग करने लगा। और हम भी ये कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के जनक हैं, वो संविधान निर्माता हैं और हम सब उनकी इस बात से इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। देश के गृह मंत्री को संसद के पटल पर खड़े होकर ऐसी क्या मजबूरी थी और ये कौन सी विचारधारा है, ये कौन सी मानसिकता है, ये क्या मनुस्मृति कि बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं कि उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बात पूरी हो जाए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने माफ़ी मांगा नहीं और विपक्ष और पूरा देश सड़क पर उतर के विरोध करने लगा। इस मुद्दे को भटकाने के लिए संसद में जो हुआ हिंसक घटना वो बनाया गया और सारे मीडिया चैनल खासतौर पे जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो उसे चलाने लगा। पर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का भी फेलियर है। भाजपा तो इसके लिए जिम्मेदार रही है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल था, आपके पास तकरीबन 139 140 सांसद हैं, आपको संसद में बैठ जाना चाहिए था, ये राजघाट पे धरने पे बैठ जाना चाहिए था। 140 इस देश के एमपी अगर राजघाट पे संसद पे बैठ जाते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर, तो आप ये जान लीजिए कि पूरे देश में क्रांति खड़ा हो जाती है और पूरा देश खड़ा हो जाता। पर कांग्रेस की ये मैं कहूँगा नाकामी है। कोई उनके पास कोई इस तरह के वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए, दूर तक कोई संघर्ष करने के लिए कोई दूर तक की वो कोई विजन नहीं है। इस वजह से कांग्रेस इस मुद्दे को भी भटका लेगी जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की मर्यादा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और भाजपा तो इस बात में माहिर है कि उन्हें किस तरह से नैरेटिव सेट करना है, किस तरह से मुद्दे को बदलना। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष इन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। और जैसा आपने कहा कि कथाकथित पत्रकार, लेकिन जो ज़मीनी स्तर से के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो पत्रकार दिखाता है उसके ऊपर भी तो केस हो जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज जो सरकार और इनके जो एजेंसीज़ हैं, इनकी जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, इन्होंने इस तरह का एक माहौल बना दिया है कि जो भी सच दिखाएगा, वो चाहे कोई आम नागरिक हो, वो चाहे सत्ता में बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, वो चाहे इनके अपने लोग, आप देखिए कभी कभार